बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी जो तैयारी है वो अच्छी तरह होगी। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस IIT JNET के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है MMS। प्यारे बच्चों, हमने सेंटर ऑफ मास और कॉलिजन चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब आते हैं आज का जो चैप्टर है, दैट इज रिजिड बॉडी, है ना। रिजिड बॉडी और डायनेमिक्स, यानी कि यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं आज रोटेशनल मोशन, है ना। रोटेशनल मोशन आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए। चलो, तो इसका वेटेज देख लो। इसका वेटेज काफ़ी हाई है। ठीक है, 25, यानी कि एक दो क्वेश्चन इसके एग्जाम में देखे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आते हैं, फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, रोलिंग विदाउट। ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, टॉर्क, इक्विलिब्रियम और फिक्स एक्सिस मूविंग, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ये सारी चीज़ें अपन कवर करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, बेसिकली सिंपल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई बॉडी है जिसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है, वो अपने ही एक्सिस पे घूमने की चाहत कर रहा है, लेकिन वो अपोज कर रहा है ना, उसको बोलते हैं अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है निकल के, दैट इज I=mr², है ना। r क्या है, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जैसे एक पॉइंट मास है, ठीक है, जिसका मास m है, यहाँ से r डिस्टेंस, एक एक्सिस है जिसके अबाउट, इसको बोलते हैं AR, एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। AR इसके अबाउट घूम रहा है, तो यहाँ पे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, दैट इज mr²। बात समझ आएगी क्या। ठीक है, mr² होता है। और अगर मैं बहुत सारे डिस्क्रीट पार्टिकल लूँ तो उनका सबका क्या करना है, ऐड करना है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसको अपन निकालना, एक सवाल है कि एक्स एक्सिस, वाई और डायगोनल। तो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मुझे निकालना है यहाँ से इसके अबाउट, तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। अगर मुझे इसके अबाउट निकालना है तो ये इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, तो इन दोनों का आ जाएगा ना। मुझे अगर IX लिखना है तो वो एक तो इसका आ जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस अपन को दी है 4 मीटर, है ना, तो ये भी 4 है, ये हो जाएगी 4√2। तो इसके अबाउट हो जाएगा अपने पास, ध्यान से देखना। सही लिखा है अपने, हाँ। तो इसका हो जाएगा एक तो इसका, यानी कि M4 का स्क्वायर प्लस 3 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास, ये अपने पास हो गया 4 × 16 इंटू ये हो गया 3 × 16, तो ये हो गया और ये हो गया, है ना। तो इसको ऐड कर देना, x के अबाउट आ जाएगा। अब y के अबाउट आपको सिंपल है कि ये y है, तो इसके अबाउट अगर मुझे लिखना है तो इन दोनों का लिखना है, सिंपल है। तो यहाँ से अगर मुझे IY लिखना है तो ये हो जाएगा 3 4 का स्क्वायर प्लस 2 4 का स्क्वायर, बस ये लिख दिया। अब मुझे डायगोनल के अबाउट लिखना है। डायगोनल के अबाउट कैसे लिखेंगे, सिंपल है। ये डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, इन दोनों का तो 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी है, 4√2, इसके आधी कितनी हो जाएगी 2√2, है ना, ये भी हो जाएगी 2√2। बस इन दोनों का लिखना है। तो यहाँ पे डायगोनल के अबाउट आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा बताओ, मास 3 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 1 2√2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, बस सिंपल है। ये अपने पास आंसर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये से निकाले गए आंसर, है ना। चलो, अब आता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम उसके लिए इंपॉर्टेंट है जब अपन को पता है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सिस जो परपेंडिकुलर जाती है उसको तो अपन पता है, लेकिन अगर क्या हो कि इसके पैरेलल में ही कोई x डिस्टेंस या d डिस्टेंस दूर पर जो एक्सिस है उसके अबाउट अगर निकालना हो, तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है ये I0, जहाँ पे I0 क्या है, ये ICM ही है ना। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ICM प्लस MD², और D इज पैरेलल एक्सिस, जो एक्सिस थ्योरम है उनके बीच की डिस्टेंस है ना। एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जानी चाहिए, इसका मेन इंपॉर्टेंट यही रूल है। ठीक है, तो इसके अबाउट हो जाएगी अपने पास ICM प्लस M²। M इज इस बॉडी का मास। आगे बढ़े, चलो। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यही अपने पास, सॉरी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है कि ध्यान से देखो कि अपने पास जो प्लेन में है ना, कि अगर मुझे इसके अबाउट लिखनी है जेड के अबाउट, तो यहाँ पे जो प्लेन में म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली आपस में तीनों परपेंडिकुलर है, तो जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर है इन दोनों का जो सम है, इनके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है वो परपेंडिकुलर ये सम के इक्वल है। देखो I के प्लस IY के जेड के इक्वल है, ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो IX और IY है
वो प्लेन में होना चाहिए, बस यहाँ पे वही लिखा गया है। आगे बढ़े, ये दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वन बाय वन अपन देखते हैं सारे जितने भी ऑब्जेक्ट है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो पहले सबसे पहले अपन रिंग का देखते हैं। रिंग का होता है सेंटर ऑफ मास और प्लेन के परपेंडिकुलर एम आर स्क्वायर। सिंपल है, एम आर स्क्वायर होता है। और इसका हाँ यहाँ पे ये इसका एम आर स्क्वायर होता है, और इसके यहाँ पे कहाँ पे इस डायमीटर के अलॉन्ग होता है, वो होता है अपने पास एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इस डायमीटर के अबाउट होता है, वो कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक, कैसे आता है देखो ध्यान से, ये आई डी है, डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, सेम ही है। तो अपन को पता है कि आई डी प्लस आई डी, ठीक है, और हो जाएगा अपने पास ये जो कि अपने पास एम आर स्क्वायर है ना, ये अपन जानते हैं, ये पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। तो ये हो गया 2 टाइम्स आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो आई डी की वैल्यू आ गई अपने पास एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, एम आर स्क्वायर बाय 2 आ गई। तो यहाँ पे अगर मुझे एक छोटा सा पार्ट है उसका अगर मुझे लिखना है ना, तो इसका अगर मुझे लिखना है तो कितना हो जाएगा, ये अपने पास पूरी रिंग है ना। हाँ, अगर मुझे एक छोटे से पार्ट का लिखना है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो वो पूरे के इक्वल ही होता है, बस मास सेम होना चाहिए। अगर मास सेम है और अगर रेडियस आर है तो छोटा सा टुकड़ा लो, उसका भी एम आर स्क्वायर ही होता है। ये हमेशा याद रखना है ना, जो यहाँ पे मैंने समझा है। आगे बढ़े, चलो। तो यहाँ पे एक सवाल है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेमी सर्कुलर रिंग अबाउट पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, है ना। एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, अबाउट द एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, यहाँ पे अपन को बोला गया है। और इसका जो आ रहा है अपने पास एम आर स्क्वायर 1/x एम आर स्क्वायर। तो ये बताना है एक्स स्केल। अपन को पता है मास एम है, रेडियस आर है, तो छोटा सा बड़ो आप बोला तो इसका आता है एम आर स्क्वायर। यहाँ पे 1/x है तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। सिंपल था, है ना, यही बताया आपको बस ट्री की घुमाने के लिए। अब यहाँ पे रिंग की अगर मैं एक्स डिफरेंट तो यहाँ पे दोनों थ्योरम लगानी है। क्या क्या थ्योरम लगानी है देखो, ध्यान से देखो। एक तो अपने पास हो जाएगा पहला एक्सिस थ्योरम। अगर देखो अपन को ये पता है और अगर यहाँ से निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर है और ये डिस्टेंस 20 की कितनी है, आर है, तो इसके अबाउट हो जाएगा आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। आई सी एम कितना है, एम आर स्क्वायर है प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 एम आर स्क्वायर। सिंपल। और अगर मुझे यहाँ का डायमीटर का पता था, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, ठीक है, तो यहाँ का भी पहला एक्सिस थ्योरम लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये थी सारी थ्योरम। अब आता है अपन डिस्क के। डिस्क का होता है अपने पास एम आर स्क्वायर बाय 2, याद रखना है। और अगर आधी डिस्क है तो भी एम आर स्क्वायर बाय, या छोटी सी है तो भी एम आर स्क्वायर बाय 2 होगा। बस आपको याद रखना है कि मास सेम होना चाहिए, रेडियस सेम होनी चाहिए। आप छोटा सा टुकड़ा लो या पूरी लो, बात एक ही है ना। एक तो ये हो गया। और अगर मुझे यहाँ पे पैरेलल एक्सिस जो भी यहाँ पे यहाँ से निकालना है कि मुझे इसके अबाउट बताओ, इसके अबाउट बताओ, तो वही दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं ना। तो वो तो आप है। और रॉड का, मेन रॉड का है, रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है उसके परपेंडिकुलर जो जाता है एक्सिस, उसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है, और इसके एंड के अबाउट होता है एम एल स्क्वायर बाय 3। कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाय 3। और अगर थीटा एंगल पे है रॉड, है ना, थीटा एंगल पे है तो उसका होता है एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, याद रखना है ना। और यहाँ का होता है एम एल स्क्वायर बाय 12 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी याद रखना आपको। और अब आते बात हॉलो और सॉलिड की। हॉलो का होता है 2/3 एम आर स्क्वायर और इसका होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। बस ये आपको याद रखना है। अब कहीं से भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे पूछ सकते हैं, तो आपको एक्सिस। अब अपन देख देते हैं स्क्वायर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो अपने पास एक रेक्टेंगल है, पहले अपन एक बार रेक्टेंगल का देख लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास रेक्टेंगल है शीट, ठीक है, 2D में, जिसकी लेंथ L है और विड्थ B है, ठीक है। विड्थ कितनी है, 1 मिनट, थोड़ा सा हो जाएगा। ये लेंथ L ले ली इसकी, और अपन ने विड्थ कितनी ले ली, B ले लेते हैं ना। अब मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। तो जो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस एक्सिस के अबाउट, तो आप ध्यान से देखोगे कि इसका जो मास है वो L लेंथ पे फैला हुआ है इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि अपन एक प्रकार से रॉड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट इज एम एल स्क्वायर बाय 12, बिकॉज
यहाँ पे ये जो सेंटर ऑफ मास से क्या हो रही है, पास हो रही है एक्सिस, ठीक है, ये हो जाएगा। और सिमिलरली इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहूँ तो एम बी स्क्वायर अपॉन 12 हो जाएगी, ये अपन को पता चल गई। और अगर इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर आपस में, ये भी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और ये भी म्यूचुअली आपस में परपेंडिकुलर है, तो अपन यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो ये अपने पास x था, ये y था, और i जो z है, तो अपने पास जो i z आ जाएगा दैट इज आई एक्स प्लस आई वाई, क्योंकि ये है अपने पास आई एक्स और ये है आई वाई के। तो यहाँ से अपने पास जो निकल के आता है दैट इज आई जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एम एल, ये अपन कॉमन ले लेते हैं, और एल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपने पास आंसर आ गया है ना। तो ये अपने पास आंसर आ गया इस रेक्टेंगल का। अगर अपने पास ये स्क्वायर शीट है, ठीक है ना, इफ़ स्क्वायर शीट है ना, स्क्वायर शीट कहने का मतलब ये है कि अपने पास जो लेंथ है वो विड्थ के इक्वल है इस केस में। तो अपने पास जो निकल के आएगा दैट इज आई जेड एम एल स्क्वायर बाय 6, ये निकल के आता है ना। अगर साइड में इसको एल मान लो तो एम एल स्क्वायर बाय 6, यानी कि जो स्क्वायर शीट है उसके सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर, सेंटर ऑफ मास से जाने वाले और उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज एम एल स्क्वायर बाय 6, ये आपको याद रखना है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप इस शीट के कोई भी एक्सिस ले लो है ना, इस शीट के ऊपर कोई भी रैंडमली एक्सिस ले लो जो ये सेंटर ऑफ मास से पास होती है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है, ये आपको याद रखना है। कोई भी, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई भी आपको, यहाँ पे मान लो कि आपको ऐसे दे देंगे कि दो एक्सिस है, एक ये वाली है एक ये वाली है, दोनों के रेशियो बताओ, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि दोनों का रेशियो, यानी कहने का मतलब दोनों इक्वल है तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बात समझ आएगी क्या, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, शीट के लिए यही मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब आते हैं क्यूब के लिए। क्यूब के लिए भी सिंपल है, एक प्रकार शीट हो गई है ना, मास ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका भी हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 6। इसका क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखो, इस जो अपने पास होलो कॉन है इसकी एक छोटी छोटी आप अगर रिंग काटोगे और इनको अगर मिला दो तो एक अपने पास क्या बन जाएगी, एक सॉलिड डिस्क बन जाती है। तो अपन जानते हैं कि सॉलिड डिस्क का क्या होता था, सेंटर ऑफ मास और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर बाय 2 था, है ना, जो कि यहाँ पे दिखा गया। और ये भी आपको याद रखना है 3 एम आर स्क्वायर बाय 10 होता है एक सॉलिड का, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है अपने पास एक कंसेप्ट दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या आता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यानी कहने का मतलब एक कोई अपने पास बॉडी है, रैंडमली रिजिड बॉडी, इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई है। अगर मैं इसको एक कन्वर्ट करूं एक रिंग में, जो कि वर्चुअल रिंग है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस दैट इज के, है ना, इसको अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन के। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है वो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के इक्वल होगा। तो बस इस आई की वैल्यू इसके इक्वल कर दो और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम के स्क्वायर। तो यहाँ से के की वैल्यू निकल के आती है दैट इज आई अपॉन एम का अंडर रूट, है ना, ये अपने पास रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू निकल के आती है। बस याद रखना, यही होता है अपने पास रेडियस ऑफ गायरेशन, है ना, के, ये था अपने पास। आगे बढ़ते हैं। अब डिस्क के लिए अगर मुझे देखना है रेडियस ऑफ गायरेशन कितना हो जाएगा, तो डिस्क का होता है अपने पास एम आर स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, है ना, इसके इक्वल कर दो, एम से एम कैंसिल, तो के की वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन रूट 2, ये अपने पास डिस्क का आ गया रेडियस ऑफ गायरेशन। ऐसे सिमिलरली किसका आ जाएगा, हॉलो स्फीयर का। हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो यहाँ से एम कैंसिल दैट इज के इज इक्वल टू √2/3 और आर बन जाएगा। तो ऐसे निकालना है आपको, है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो अपन को वही पूछा गया है कि रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा। द सॉलिड एक रिंग पूछी गई है, एक सॉलिड स्फीयर पूछा गया, रोटेटिंग अबाउट पासिंग सेंटर, जो भी अपन को रेडियस ऑफ गायरेशन हैव सेम ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन बोला गया है। क्या बोला है अपन को, सेम ऑफ रेडियस गायरेशन बोला गया है। और क्या बोला गया है कि द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, है ना, रिंग के
पर सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर जाने वाले एक्सिस के अबाउट, और स्फेयर का जो रेशियो है वो अपन को पूछा है, यानी कि रेडियस ऑफ रिंग अपॉन रेडियस ऑफ स्फेयर। कौन सा स्फेयर है यहाँ पे जो स्फेयर है दैट इज सॉलिड स्फेयर है ना, स्फेयर है ना, सॉलिड स्फेयर। इनका अपन को दोनों का रेशियो पूछा है, दोनों का जो रेडियस ऑफ गायरेशन है दैट इज इक्वल है। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो इस सॉलिड सॉरी रिंग का देखते हैं। रिंग का अपन को पता है कि एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, यहाँ से यहाँ कैंसिल, तो ये R1 मान लेते हैं, तो R1 की वैल्यू आ गई, के आ गई, सिंपल है। दूसरे के लिए अपन देखें, ये इक्वेशन नंबर 1, R2 क्या आ जाएगा अपने पास, सॉलिड, सॉलिड के लिए 2/5 एम R2 स्क्वायर इज इक्वल टू एम के, तो इक्वल ही है के स्क्वायर है ना, तो यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जो R2 आया, R2 कितना आया, R2 आया अपने पास √5/2 इंटू के। अब दोनों का रेशियो ले लो, है ना, दोनों का रेशियो ले लोगे तो ये ऊपर आ जाएगा √2, यानी कि इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी √2/5। कंपेयर करोगे x की वैल्यू आ जाएगी 5। बस ये था आंसर, देख लो, है ना। तो आपको सारी चीज़ें, कोई ज़्यादा टफ सवाल पूछते नहीं है इसमें, बस आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। अब ये सवाल है, आप देखो ऐसे कर लो, इसको होमवर्क में ले लो, ईजी सवाल है, ये कर देना। क्या बोला गया है कि इफ द सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg एंड डिस्क 4 kg हैव सेम रेडियस, है ना, देन द रेशियो ऑफ मोमेंट इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट द टेंजेंट परपेंडिकुलर, वही है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है, सारी चीज़ें वही आपको यूज़ करनी है। आगे बढ़े क्या, चलो इसका सॉल्यूशन है, देख लेना, है ना, इसका आंसर 5 आएगा। अब अपन को क्या बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस आर अबाउट एनी एक्सिस ऑफ डायमीटर, डायमीटर के अबाउट अपन को दिया है ना, ये अपने पास क्या बोला गया, डिस्क है क्या, हाँ, और डिस्क के अबाउट अपन को बोला गया है mr²/4, है ना। और क्या बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द एजेस, क्या बोला गया है, एजेस। तो अपन को एज के यानी कि ये वाला, तो यहाँ से अपन को ये तो पता चल गया कि इसका आधा होता है ना, तो mr²/ये हो जाएगा 2, है ना, इसका ये आधा होता है डायमीटर का। और अपन को क्या पूछा गया है, देखो क्या पूछा गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द डिस्क, नॉर्मल टू डिस्क एंड इन प्लेन के परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ एजेस, है ना, एक कोई एज है, किनारे के यहाँ से, तो अपन को पता है कि ये हो जाएगा mr² प्लस ऐड करना है सेंटर ऑफ मास से, तो अपने पास ये आ जाएगा 3/2 mr², तो x की वैल्यू आ गई 3। इजी सवाल था, है ना। अब आते हैं अपन, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज अ टॉर्क, है ना। टॉर्क क्या होता है, अपन को भी पता है कि कोई अगर फोर्स लगा रहा हूँ किसी दरवाजे पर, तो क्या करता है, घूमता है, तो इसको ही बोलते हैं अपन टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क वो कुछ नहीं, बस ये अपने पास जैसे एक अपने पास ये पेचकस था, ये अपने पास है हिंज, इससे यहाँ पे मैं फोर्स लगाता हूँ, तो ये अगर यहाँ से r डिस्टेंस पर मैं अगर फोर्स लगा रहा हूँ, तो यहाँ से अपने पास एक आएगा दैट इज़ टॉर्क, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा बोल्ट और खुल जाएगा, है ना, तो वही वाली बात है। तो यहाँ पे जो टॉर्क आता है वो आता है R×F, है ना, R×F आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। R×F आता है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। टॉर्क पोजीशन वेक्टर यहाँ से ले लिया अपन ने, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, जो टॉर्क आ रहा है वो R×F, और इसको खोल देंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट है, तो RF sin थीटा। अब इसकी डायरेक्शन अपन R×F से राइट हैंड थंब रूल से अपन निकाल सकते हैं, और यहाँ पे वही लिखा गया है कि हिंज पॉइंट, और जहाँ पे फोर्स लगाते हैं इसको अपन बोलते हैं एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना, ये हिंज पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट है ना, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे अगर मैं हिंज के ऊपर ही एप्लीकेशन पॉइंट होगा, यानी दोनों सेम पॉइंट है, तो यहाँ पे टॉर्क नेट 0 होगा, बॉडी रोटेट ही नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, एक तो आप आर परपेंडिकुलर ले सकते हो, एक फोर्स परपेंडिकुलर मतलब ले सकते हो ना, दो कंपोनेंट ले सकते हो। यहाँ पे फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे ये हो जाएगा F sin थीटा, तो अपने पास टॉर्क आ जाएगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R इंटू F sin थीटा। एक तो ये कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो कि आपने ये R परपेंडिकुलर ले लिया, देखो ये R है, ये R cos थीटा, ये हो जाएगा R sin थीटा, और ये अपने पास R परपेंडिकुलर है। तो टॉर्क आप ये भी ले सकते हो R परपेंडिकुलर और फोर्स ले लो,
तो यहाँ पे वही आ जाएगा आर साइन थीटा इंटू फोर्स, तो फॉर्मूला वही बन रहा है ना। तो आप दोनों में से कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये अपन को समझाया गया है। अब सवाल करते हैं तो समझ में आएगा क्या हो रहा है कि अ फोर्स ऑफ P माइनस पी के कैप एक्ट ऑन द ओरिजिनल ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। टॉर्क अबाउट द पॉइंट 2, -3 इज द रेशियो ऑफ द, ये पता नहीं क्या बोला गया इसमें, द फोर्स माइनस पी और माइनस के कैप, ठीक है। और क्या बोला है कि ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट द टॉर्क अबाउट द पॉइंट, अच्छा ये पूछा गया है ना। तो रेशियो ऑफ द क्या पूछा गया, रेशियो ए बाई टू दिया है ना, इज द रेशियो ऑफ द ए बाई टू दिया है अपन को। तो अपन को क्या निकालना है, एक्स बाय इज एक्स बाय टू, तो यहाँ पे वो निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स। देखते क्या बोला है कि अपने पास एक फोर्स लग रहा है माइनस के कैप में पी से, है ना, यहाँ पे पी से, और यहाँ पे ये होगा 2, -3, ऐसा ही कोई पॉइंट होगा। तो यहाँ से ये अपने पास क्या बन जाएगा, ये जो आर वेक्टर बना ये बनेगा, सही बताना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, बहुत सारे बच्चे करेंगे 2i कैप -3j कैप, गलत है। यहाँ पे आ जाएगा -2i कैप प्लस कितना होगा 3j कैप, ये हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप जीरो के माइनस करोगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आ जाएगा। फोर्स अपन को दिया है -p_k कैप, तो टॉर्क कितना आ जाएगा बताओ, टॉर्क आ जाएगा r क्रॉस एफ वेक्टर। तो यहाँ से r कितना है अपने पास -2i कैप प्लस 3j कैप, और ये हो जाएगा अपने पास -p_k कैप, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो ये अपने पास i कैप माइनस है ही आगे, i क्रॉस -j, तो ये हो जाएगा अपने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2p और i क्रॉस k, और ये इसके साथ हो जाएगा तो -3p j क्रॉस k, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास कितना आएगा, i क्रॉस k क्या होता है, k क्रॉस i तो पॉजिटिव j होता था, ये हो जाएगा -2p j कैप, और ये हो जाएगा ji यानी -3p_i कैप। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो अपने पास निकल के आता है दैट इज़ ये माइनस है ना आगे, तो यहाँ से आता है -p कॉमन ले लेते हैं, तो 3i कैप प्लस 2j कैप। बस ए और बी दिए हैं अपन को, है ना। तो ए बी अपन रेशियो क्या हो जाएगा 3/2, और वो अपन को x/2 दिया है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा 3, देख लो। बस ऐसे करना था आपको, फॉर्मूला सिंपल लगाना था। अब आते हैं अपन इक्विलिब्रियम पे, है ना, इसके ऊपर अच्छे सवाल आते हैं, वो है टॉर्क इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि इसके ऊपर किसी भी पॉइंट के अबाउट में अगर टॉर्क दिखता है तो वो कितना हो जाएगा जीरो, कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ये आपको बात समझ आ गई क्या, ठीक है। नॉट टॉर्क कितना आ जाएगा इसमें एनी पॉइंट अबाउट, है ना, नॉट टॉर्क एनी पॉइंट, किसी के अबाउट वो होता है जीरो, किसी के अबाउट आप लिखोगे अगर तो वो जीरो ही अपन को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि L/4 है यहाँ से लेंथ, और यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, और यहाँ से ये लेंथ कितनी होगी ये बताओ, ये हो जाएगी L/4 ही हो जाएगी, और ये लग रहा होगा नीचे mg, और यहाँ पे T2 लग रहा होगा, और यहाँ पे अपन T1 ये लग रहा होगा। अपन को पता है कि इक्विलिब्रियम पे फोर्स भी इक्विलिब्रियम है और टॉर्क भी इक्विलिब्रियम है, तो दोनों इक्वेशन लिख सकते हैं। ऊपर अपने पास आ जाएगा T1 प्लस T2 किसको बैलेंस कर रहा है mg को, है ना। यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी नंबर 1, ठीक है। और वो अपन ने कैसे लिखी, एफ नेट करके जीरो करके, यहाँ से ये इक्वेशन आई। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी अपने पास टॉर्क नेट जीरो करके। आप किसी पॉइंट के अबाउट लिख दो, आपको ये टॉर्क कितना करना पड़ेगा नेट जीरो। देखो टेंशन फाइंड करने तो मेरा ये मानना है कि टॉर्क उसके अबाउट लिखो जहाँ पे ज़्यादा फोर्सेज हो, क्योंकि उनके टॉर्क जीरो हो जाएंगे तो अपने को इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी रहती है ना। तो ये आपको मेन चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे अगर मेरे को क्या फाइंड करना है, देखो किसके अबाउट कर देता हूँ मैं, T1 और T2 फाइंड करने, तो मैं सिंपल है एक के अबाउट कर देता है ना, इसके अबाउट टॉर्क जीरो कर देता हूँ, इसके अबाउट तो टॉर्क T1 के अबाउट जीरो कर देता हूँ। वैसे आप किसी की पॉइंट के अबाउट करोगे आंसर
एकदम एक्यूरेट आएगा, बट मैं यहाँ पे ये चूज़ करता है ना, तो यहाँ पे अपने पास बचेगा T1 का तो टॉर्क 0, तो यहाँ पे ये कहाँ घुमाना चाह रहा है, इसको यहाँ पे, और ये इसको यहाँ पे घुमाना चाह रहा है। तो सिंपल है कि टॉर्क जो mg का होगा वो टॉर्क T2 का होगा, है ना। तो टॉर्क mg का क्या हो गया, mg इंटू लेंथ कितनी है L/4, और वो किसके इक्वल हो जाएगी, T2, और इसकी लेंथ कितनी है बताओ, ये 3L/4 हो जाएगी। सही लिखा मैंने, हाँ। तो यहाँ से अपने पास सिंपल है L/4 तो L/4 गया, और ये अपने पास जो T2 आया दैट इज़ mg/3 निकल गया है। अब इस mg की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो T1 कितना आ जाएगा, T1 आ जाएगा mg माइनस T2, तो यहाँ पे 3 यानी कि 2 mg/3, है ना, ये आ गया T1। बस सिंपल है, ऐसे निकालने थे, है ना। तो ये आपको ऐसे इस टाइप के सवाल पूछते हैं, तो आपको ये मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखो 2023 का सवाल कैसे आया था, आप देखो क्या बोला गया है, अपने पास एक रॉड है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, है ना। क्या बोला है कि यहाँ पे अपने पास एक, यहाँ पे देखो डायग्राम होगा, यहाँ पे डायग्राम बनाते थे। क्या बोला है, यहाँ पे ये रॉड है और ये 60 डिग्री पे और 8 kg वाल बना देता हूँ। एक अपने पास रॉड है, यहाँ पे हिंज है, और यहाँ से 8 kg भी लग रहा है, यानी कि 80 न्यूटन लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है। यहाँ से मैंने एक रस्सी बांधी दैट इज़ एंगल, तो यहाँ पे टेंशन भी होगा, और ये जो लेंथ है दैट इज़ 60 सेंटीमीटर है। अपन को पता है ये कितनी हो जाएगी 100, 1 मीटर है तो 100 हो जाएगी, ये कितनी है 40 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें दी है। अब ध्यान से देखना, बच्चे बहुत सारे गलती कर देते हैं, मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। इसमें क्या करना है कि यहाँ पे हिंज भी होगा, हिंज है तो नॉर्मल रिएक्शन भी आ रही होगी, तो एक नॉर्मल इधर आ रही होगी, एक नॉर्मल इधर माननी है, तो एक आर एक्स में मानना है, एक आर वाई में मानना है। समझ में आ रहा है, आपको ये ऐसे मानना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे करोगे तो आप उनको आर भी निकाल सकते हो, नेट, है ना। नेट कैसे निकालोगे, √RX² प्लस RY², वो बात की बात है, अगर पूछ ले नॉर्मल रिएक्शन की हिंज के ऊपर कितनी लग रही है वो भी आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम में ना ट्रांसलेशन हो रही है, तो यहाँ पे एफ नेट वो 0 है, और एक्स में देखें तो वो भी 0 है। पहले तो मैं इस टेंशन के कंपोनेंट ले लेता हूँ, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। टेंशन ये cos 30 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा टेंशन T sin 30 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो x में नहीं मूव कर रही है, इसका मतलब टेंशन जो T cos है ना, एफ एक्स 0 है ना, एफ एक्स में कितना है, नेट 0 है, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास RX वो किसके इक्वल है, T cos 30 के इक्वल है। ये अपन ने एक तो इक्वेशन निकाल दी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते हैं ये क्या करते हैं, और बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं कि जो T है एफ वाई भी अपन को क्या करना है 0, तो T sin 30 और ऊपर कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, और वो किसके इक्वल कर देते हैं 80 के इक्वल कर देते हैं, और इसका वेट और लग रहा होगा नीचे, और वेट लग रहा होगा mg, ये कर देते हैं। ये इक्वेशन लिखी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक हिंज रिएक्शन भी आती है दैट इज RY, तो यहाँ पे RY भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई, तो यहाँ पे RY भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये अपन को ऐसे लिख दिया, और फिर देख लो यहाँ पे वेट कितना दिया है इसका जो मास दिया है 8 kg दिया है, नहीं 2 kg दिया है, तो यहाँ पे नीचे लग रहा होगा 20 न्यूटन। तो बस यहाँ पे दो इक्वेशन है, यहाँ पे ये आ गई, और यहाँ से इक्वेशन आप सॉल्व कर देना। फिर कैसे करेंगे आगे देख लो, बस यहाँ से ये सॉल्व कर देना। इक्वल टॉर्क नेट 0 भी कर देना ना, और यहाँ पे जो टॉर्क अबाउट लिखना है नेट, वो किसके अबाउट लिखोगे बताओ। अपन को हिंज रिएक्शन पता नहीं है, तो यहाँ पे आपको जो लिखना है वो, क्योंकि दो यहाँ पे फोर्स आ रहे हैं, मैक्सिमम फोर्स भी आ रहे हैं, और हिंज रिएक्शन जहाँ पे रिएक्शन आ रही है उसके अबाउट लिखना है ना, अपन को पता नहीं होता है, तो इसके अबाउट आप टॉर्क लिख देना ना, टॉर्क नेट 0 कर देना। तो आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 300 न्यूटन। आगे बढ़े, चलो। तो ये था अपने पास इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट। इक्विलिब्रियम में इस टाइप के सवाल आ जाए, और यहाँ पे एक और में इक्विलिब्रियम की बात आई गई है, तो यहाँ पे एक आती है लेमिज थ्योरम, ठीक है, लेमिज थ्योरम। लेमिज थ्योरम होती क्या है
वो बता देता हूँ कि F1 अपॉन साइन थीटा 1 इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन थीटा 3। ये लैम्बर्ट थ्योरम होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक बॉडी है, 3 फोर्स लग रहे हैं रैंडमली, है ना। यहाँ पे मान लो कि ये F1 लग रहा है तो थीटा 1 सामने वाला होगा जस्ट, यहाँ पे F2 लग रहा है तो थीटा 2 सामने वाला होगा, यहाँ पे F3 लग रहा है तो थीटा 3 सामने वाला होगा। बस ये आपको इस फॉर्मूले के फॉर्म में याद रखना है ना। तो वहाँ से ये भी आप डायरेक्ट करके सॉल्व कर सकते थे, है ना, नेट फोर्स निकाल के। तो अब आते हैं अपन फिक्स एक्सिस रोटेशन में, फिर मूविंग एक्सिस रोटेशन, फिर लास्ट में ख़त्म हो जाएगा, है ना। 2 लास्ट के अपने टॉपिक है, फिक्स एक्सिस रोटेशन और मूविंग एक्सिस रोटेशन, और लास्ट है दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। वो करके आज का जो रोटेशन वाला चैप्टर है वो ख़त्म कर देंगे। तो करें शुरू, चलो। तो ये अपने पास सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा जो होता है दैट इज़ टॉर्क आता है, और टॉर्क लिखना है अपन को ए और आर के अबाउट। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके अबाउट ही लिखना है। फिक्स एक्सिस रोटेशन में आपको जो टॉर्क लिखना है वो ए ओ आर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिखना है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिखना है। बात समझ आ गई क्या? ठीक है। तो टेंस टू शुड बी कैलकुलेटेड एट अबाउट सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा एक्स। जैसे अपने पास होती थी हाफ एम वी स्क्वायर, बस यहाँ पे रिप्लेस किया एम को आई से, ओमेगा को वी से, ठीक है। यहाँ पे अल्फा, जैसे अपन ने फोर्स लिखा था एम इंटू ए, यहाँ पे टॉर्क बन गया एम को आई से और ए को अल्फा से। सिंपल है, सब रिलेट है, आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं ना। अब आता है अपना एक सवाल है, यूनिफॉर्म रॉड्स रिलीज फ्रॉम हॉरिजेंटल। तो जस्ट इसको रिलीज करने के बाद अल्फा अपन को बताना है। सिंपल है, एम जी लग रहा है, ये हिंज है यहाँ से, ये L/2 लेंथ है, तो टॉर्क ए ओ आर इज इक्वल टू आई ए ओ आर इंटू एल्फा। टॉर्क हो जाएगा एम जी एल, एल इज L/2 एंड, तो प्यारे सज्जनों तो ये हो जाएगा अपने पास आई आई इसके अबाउट एम एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू एल्फा। यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो अपने पास आंसर आ जाएगा एम कैंसिल। तो देवी सज्जनों यहाँ से अपने पास आंसर आया 3G/2L। ओके, ये अपने पास आंसर आ गया यार बच्चों, ये अपने पास आंसर आ गया जस्ट आफ्टर रिलीज। इनिशियल में ओमेगा इसका 0 है, इनिशियल में इसका ओमेगा 0 है, तो इसका ओमेगा इनिशियल में 0 है। फाइनल आपको ये भी पूछ सकते हैं कि कितना होगा, वो अपन आगे सवाल करते हैं ना। तो यहाँ से अपने पास अल्फा निकल के आता है ये। अब यही पूछा है कि जब वर्टिकल हो जाती है रोड, तो देवी सज्जनों जब ये अपने पास वर्टिकल हो जाएगी तब मुझे ये बताना है, क्या बताना है, बताओ बताओ फटाफट बताओ। अपन को बताना है फाइंड ओमेगा। तब यहाँ पे ओमेगा से कितने से ये घूम रही होगी, इसका ओमेगा इनिशियल में 0 है। पास समझ में आई क्या? चलो तो ऐसे करते हैं अपन कि ये अपन रेफरेंस मान लेते हैं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। है कोई दिक्कत? रेफरेंस मान लें, है ना, कि ये माने, कोई भी मान लेते हैं। ये अपने पास सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, ये यहाँ से यहाँ आ गया, है ना। तो आपको पता है कि यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, क्योंकि हेयर इज अ परसेंट कंजर्वेटिव फोर्स, एंड कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं तब अपन यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, जो अपन ने फॉर्मूला लिखे थे। तो रोटेशन की देखो इनिशियल में 0 है काइनेटिक, रोटेशन यहाँ से रेफरेंस से, तो अपने पास ये कितना हो जाएगा mgh, ठीक है, इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, जो भी अपन को फाइनल निकालना है, और ये हो जाएगी अपने पास mg L/2। ये L है ना, L ले लेते हैं। तो देख लो ये हो जाएगा mg L/2, और ये हो जाएगा अपने पास हाफ आई, आई किसके अबाउट है, किसके ए आर के अबाउट लिखना है, फटाफट बताओ। ए आर क्या है, ये एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 3 एम से एम, एक एल गया, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 3G/L का रूट।
अरे हाँ ना बोलो यार, तो अपने पास आ जाएगा 3g/। ओ हो, आंसर आ गया, आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ, अब आता है रोलिंग। जब अपने पास, ये मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि अपने पास एक डिस्क है, ठीक है। पहले तो अपन ने आइडियल पुली मानी, मास लेस मानी, ठीक है। अब यहाँ पे अपन मास मानते हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और ये डिस्क है तो आई तो वैसे भी अपन को पता ही है, और ये अपन ने छोड़ दिया, यानी लपेटा गया यहाँ पे धागा, फिर अपन रिलीज करते हैं। तो देखना है कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है, वो अपन को देखना है। इसके बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, जो यहाँ पे एक साथ ये घुमा रहा है। अब ध्यान से देखो, आपको पता है इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। यहाँ पे जो डिस्टेंस आर है, और इसको रोटेट कराने वाला कौन है, दैट इज़ एम जी, है ना। यहाँ पे क्या लग रहा है, एम जी, और यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है, यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है। और ये अपने पास इक्वेशन लिखूंगा तो एम जी माइनस टी इजिकल टू एम ए, एक तो ये इक्वेशन आई, फोर्स से लिखी मैंने। टॉर्क से क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू आर, और वो किसका काम कर रहा है, आई इंटू एल्फा का। एक तो ये इक्वेशन आ गई दो। तीसरी इक्वेशन आती है अपने पास, एक मैं लिख देता हूँ, एल्फा आर। और वो कैसे आई, देखो ध्यान से, कि अपने पास ये है और एक ये रस्सी है, तो जितनी ये एक्सेलरेशन जाएगी उतनी उतनी ये एक्सेलरेशन जाएगी साथ में, तभी तो यहाँ पे दोनों के बीच में स्लाइडिंग नहीं होगी, स्लिपिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे जब ये अल्फा आर से जाता है, जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा तभी एकदम साथ में घूमेंगे, है ना। ये क्या कर रही है, इसके अबाउट रोटेट कर रही है। तो ये अगर जब दोनों साथ में जाएंगे तभी इस केस में इक्वेशन ये बन जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन, तीन इक्वेशन से आप सारी चीज़ें इसमें फाइंड कर सकते हैं ना। बस ये तीन इक्वेशन लिखाना चाह रहा था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और कर देते हैं सिंप्लीफाई। अब देखो क्या करते हैं, टेंशन की वैल्यू अपने पास आ जाएगी आई की वैल्यू आई रहने दो, तो क्या, चलो आई रहने देते हैं। आई अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगा ए अपॉन आर, है ना। यहाँ से अपने पास ए अपॉन आर इज इक्वल टू अल्फ़ा आ गया, ठीक है। और एक नीचे आर और आ जाएगा तो आर स्क्वायर हो गया। टेंशन के लिए यहाँ पे आ गई, पुट करता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा अपने पास, टेंशन को इस तरफ लेके आता हूँ, तो एम जी इज इक्वल टू टी प्लस एम ए। तो यहाँ पे एम जी टेंशन के लिए आई ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम ए, और एम कॉमन लोगे तो कैंसिल कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे एम लगा दिया, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ए कॉमन लूँगा तो मैं ए की वैल्यू निकल के आती है, दैट इज जी अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। क्या ये निकल के आता है, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया इसका, ये आता है। अब मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एक टेक्निक है, उसके थ्रू समझाना चाह रहा हूँ कि अब अगर आपको एक्सीलरेशन लिखना है तो क्या लिखो, ड्राइविंग फोर्स माइनस ऑपोजिट फोर्स अपॉन मास ऑफ ब्लॉक्स, जितने भी ब्लॉक है, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एक्सेलरेशन का। कैसे, यहाँ पे ये काम आएगा, देखो जैसे कि यहाँ पे अगर मुझे एक्सेलरेशन लिखना है, देखो आपको पता है कि ये नीचे जाएगा m1g, ये नीचे जाएगा m2g। अपन मानते हैं कि m2 ज़्यादा है, ठीक है, तो ये इस तरफ घूमेंगे। तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स कितना है, m2g, ऑपोजिट फोर्स m1g अपॉन मास कितने हैं, m1 प्लस m2 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन आर स्क्वायर। ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्या कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ना, ये वाला यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये थोड़ा सा करेक्शन कर देना, मासेज ऑफ ब्लॉक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये सही लिखा है, ओके। आगे बढ़ें क्या, चलो। तो ये अपन ने अभी तक जो भी लिखा वो किसका लिखा, फिक्स एक्सिस रोटेशन का। अब आते हैं अपन मूविंग एक्सिस रोटेशन। क्या आते हैं अपन, मूविंग एक्सिस रोटेशन, जहाँ पे जैसे आपने देखा होगा टायर में एक्सिस उसकी जो है ए आर वो भी मूव करती होती है, तो अपन इसको बोलते हैं मूविंग एक्सिस रोटेशन। तो यहाँ पे ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये, यहाँ पे ये एक्सिस है, ये VCM से चल भी रहा है, और ये क्या कर रहा है, अल्फ़ा ओमेगा आर, ये इस तरफ हो जाएगा ओमेगा आर, इस तरफ आ जाएगा ओमेगा आर, इस तरफ आ जाएगा ओमेगा आर,
और इस तरफ आ जाएगी VCM, है ना। और जो रोलिंग होती है प्योर रोलिंग, है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग के केस में जो VCM होता है दैट इज़ ओमेगा R होता है। ये आपको याद रखना है, ओमेगा R होता है। और इनका जो एक्सेलरेशन होता है वो अल्फा R होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ये और ये जो पॉइंट होता है ये होता है रेस्ट पे। किस पे होता है ये? रेस्ट पे। मूविंग एक्सिस रोटेशन का यही मेन कंसेप्ट था, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो आपको मेन तो याद रखना है। इसका जो एक्सेलरेशन आता है दैट इज g sin थीटा अपॉन 1 प्लस आई स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर। एक तो ये निकल के आता है, और जो फ्रिक्शन यहाँ पे लगता है दैट इज़, मैं लिख देता हूँ mg sin थीटा अपॉन 1 प्लस mr स्क्वायर अपॉन आई। ये निकल के आता है फ्रिक्शन जिसके बीच में लगता है। टॉर्क यहाँ पे एफ नेट जीरो करको, यहाँ पे वो तीनों इक्वेशन सॉल्व करोगे तो अपने पास ये आंसर। बस ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही है कि कौन पहले आएगी बॉडी। अगर मैं यहाँ पे अलग अलग बॉडी लूँ तो आपको बस ये पता करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन क्या है, तो वहाँ से अपन को सारी चीज़ें पता चल जाएगी, है ना। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाकी सारी चीज़ें में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा होगा यहाँ पे मैं अगर देखना चाहूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज़्यादा, तो ये वाला टर्म्स बढ़ जाएगा, ये वाला टर्म्स बढ़ेगा तो ये पूरा बढ़ेगा, और नीचे वाला बढ़ रहा था एक्सेलरेशन घट जाएगा। एक्सेलरेशन घट गया तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना, एक्सेलरेशन कम है तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, और एक्सेलरेशन कम है तो टाइम ज़्यादा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। बात सिंपल है। और फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। देखो यहाँ पे बढ़ेगा, आई की वैल्यू बढ़ेगी तो ये घटेगी, ये घटेगी तो ये पूरी घटेगी, और ये घटेगी तो फ्रिक्शन बढ़ेगा ना, फ्रिक्शन बढ़ता है। ये सारा कंसेप्ट मसाला आपको याद रखना है। ओके चलो, तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें दी गई है, mr² अपन को पता होना चाहिए, बस यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, ऐसे गिर रही है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी, देखो एक तो अपने पास ट्रांसलेट भी हो रहा है और रोटेशन भी होता है। ट्रांसलेट की अपन जानते हैं हाफ mv², रोटेशन की हाफ है आई ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे जो आई लेना है दैट इज़ किसके अबाउट लेना है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना है। ये आपको मेन चीज़ याद रखनी है। अब ये था अपने पास, ज़्यादा कोई इतना इंपॉर्टेंट था नहीं मूविंग एक्सिस रोटेशन का। अब ये जो कंसेप्ट आते हैं दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ पे पढ़ेंगे कंजर्वेशन, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम अपन को पता है कि जो मोमेंट, जैसे अपन ने टॉर्क लिखा तो आर क्रॉस फोर्स लिखा, तो यहाँ पे वही है ना। एंगुलर के लिए अपन आर आगे लगा देते हैं, और वही आर पी साइन थीटा, और एक बार आप परपेंडिकुलर ले सकते हो, एक पी परपेंडिकुलर ले सकते हो, दोनों केस में है। जैसे यहाँ पे तो एक मैं हाईएस्ट पॉइंट पे देखना चाह रहा हूँ और एक मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ, तो आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? यू साइन थीटा, और यहाँ पे जो एच होगा वो मैक्सिमम होगा, सॉरी यू साइन थीटा नहीं होगा, यू कोस थीटा होगा। अगर आपको ये पता हो तो सिर्फ यहाँ पे क्या होता है? यू कोस थीटा होती है। और अपन को यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लिखना है, एल होता है अपने पास आर पी साइन थीटा, है ना। तो आर, ये अपने पास पी क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे जो पी हो जाएगा दैट इज मास एम यू कोस थीटा, है ना। ये पी हो गया, और परपेंडिकुलर इन दोनों के बीच में एंगल ये है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? सॉरी इसके वर्ड लिखना चाह रहा हूँ मैं, तो ये अपने पास हो जाएगा आर, और इसका ये वाला कंपोनेंट ले लेते हैं, ये तो जीरो हो गया, और ये अपने पास हो जाएगा ये वाला, है ना। हाँ इसको बढ़ाऊंगा तो इसके अबाउट ये आ जाएगा आर, है ना। तो आर की वैल्यू क्या है एक्चुअल में? एस मैक्स ही है, तो यहाँ पे जो अपने पास आ जाएगा एस मैक्स इंटू पी। पी कितना है बताओ? यहाँ पे एंगल कितना है? 90 है, तो ये तो साइन 91 हो जाएगा, और पी है एम यू कोस थीटा। एच की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू एम यू कोस थीटा। बस ये निकल के आता है, वैल्यू पुट कर देना, वैल्यू आपको दी होगी पुट कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक इसके अबाउट निकालना चाह रहे हैं, तो आपको पता है कि इसके अबाउट दो कंपोनेंट होंगे, जितना ये होगा यू ही होगा, और एंगल भी सेम ही होगा, ये भी आपको पता है थीटा एंगल ही होगा। एंगल थीटा तो ये हो जाएगा अपने पास यू कोस थीटा, ये हो जाएगी यू साइन थीटा। बात समझ में आ गई है?
तो सिंपल है कि इसका जो मोमेंट एंगुलर मोमेंटम होगा वो तो कितना होगा 0। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस कितनी है, ये अपन को पता है रेंज होती है। यहाँ पे नीचे मोमेंटम हो जाएगा जो इसका p दैट इज m u साइन थीटा है ना, ये इसका मोमेंटम हो गया। और तो यहाँ से अपन पास क्या निकल के आएगा, देखो इसके अबाउट अगर मुझे लिखना है तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा r क्रॉस m u साइन थीटा है ना, ये मैं इसका लिख रहा हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास r कितना था 2 थीटा अपॉन g इंटू एम यू साइन थीटा। बस ये आपको आंसर आ गया। ठीक है, ये अपने इस पॉइंट पे इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख दिया। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था अपने पास एंगुलर मोमेंटम। अब फिक्स एक्सिस के लिए अपन को पता है आई इंटू ओमेगा, और यहाँ पे आपको याद रखना है ए आर लेना है ना फिक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, और यहाँ पे वही है जैसे अपन ने नेट लिखा था सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स, वहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, है ना, वही बोला था। तो यहाँ पे फोर्स नेट जीरो करते तो मोमेंटम कंजर्व होता था। सिमिलर यहाँ पे वही है, टॉर्क डी एल बाई डी टी, यानी यही है चेंज रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क इक्वल टू टॉर्क, एंड नेट टॉर्क जीरो है देन एंगुलर जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, इनिशियल फाइनल के इक्वल रहेगा। ठीक है, नेट जीरो आना चाहिए। तो वही है, एक सवाल है, सवाल क्या है देखो, हाँ ये रहा सवाल यहाँ पे ये रहा। बोला गया है कि अपन मैं इसको पहले क्या था, ये अलग था, फिर इसके ऊपर मैं जेंटली प्लेस कर देता हूँ, है ना, रख देता हूँ आराम से। तो मुझे बताना है कि इसका ओमेगा कितना होगा। तो अपन को पता है कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क है ही नहीं, है ना, तो नेट टॉर्क जीरो है। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व लगा दिया, एल इनिशियल कितना होगा, देखो आई इंटू ओमेगा होता है ना, तो इसका तो जीरो है आई, है ना, क्योंकि घूम ही नहीं रहा है, तो इसका जीरो लिख दिया। और इसका डी इसका कितना हो जाएगा, इसका एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा पहले से जा रहा था। फिर फाइनल क्या हो जाएगा, देखो फाइनल में अब ये भी घूम रहा है, इसका भी मोमेंट इनर्शिया, तो इसका था ही, इसका ती आ जाएगा, और साथ में ओमेगा, है ना, ओमेगा आ गया, फिर ओमेगा ऐसे लिख दिया, सिंपल है। और क्या बोला है कि द अर्थ सडनली श्रिंक टू ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना, ओरिजिनल वॉल्यूम से इतनी हो जाती है। तो बताना है कि मास सेम रखना है, और पीरियड रोटेशन ऑफ अर्थ बिकम ये हो जाता है ना आवर्स। तो एक्स की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि सडनली स्ट्रिंग होगी तो अपन को यहाँ पे एक्सटर्नल कोई टॉर्क नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले तो वॉल्यूम डैश है वो कितना हो जाता है v/64 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर डैश क्यूब, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/64 4/3 पाई आर क्यूब। सही लिखा है क्या? तो यहाँ से तो ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो आर डैश वैल्यू आ रही है वो आ रही है अपने पास, देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगी आर क्यूब तो गया, और ये 4 आ जाएगा, है ना, मुझे लगता है यही आएगा क्या, ये आ जाएगा। तो नई जो रेडियस हो जाएगी अब r/4 हो जाएगी ना, ये अपन को पता चल गया। और अपन को पता है कि पहले इतनी थी फिर ये इतनी हो गई, समझो, है ना। इसका अपने पास ओमेगा पता था दैट इज 2π/t जो कि 24 था। अब इसका ओमेगा निकाल दूँ ओमेगा डैश, और वो क्या कर दूंगा 2π/t डैश कर दूंगा। बात समझ में आ रही है क्या? ये कर दिया तो अपने पास सिंपल आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, ध्यान से देखो, आई ओमेगा इज इक्वल टू आई डैश ओमेगा डैश। आई कितना था, इसका अपन जानते हैं 2/3, सॉरी सॉलिड है 5 हो जाएगा, एम मास तो सेम ही रखना है, आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना था 2π/t इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आई डैश 2/5 एम r/4 का होल स्क्वायर इंटू 2π/t डैश। अभी टी डैश लिखना है बस। तो यहाँ पे जो कट रहे हैं वो तो काट दो, ये तो कैंसिल हो गए, 2π से 2π गया, और इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, आर स्क्वायर गया। तो अपने पास जो टी डैश निकल के आ रहा है, आप ध्यान से देखना, ये आ रहा है अपने पास t/4 16, यानी टी डैश कितना होता है 24/16। यहाँ से कंपेयर करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ओके, चलो देखो, तो यहाँ पे वही एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना था। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क मैं दे देता हूँ, अच्छा सवाल है, कर लेना, है ना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बस यहाँ पे इनिशियल में ये आ रहा था, इसके पास सिर्फ कौन सा मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम,
अगर इसका लिख देंगे ये इनिशियल है, फिर फाइनल ये इसका ओमेगा 0 था, है ना, और फिर क्या हो जाएगा, ये रोटेट करेगा, तो बस ये बताना है। तो आफ्टर श्रिंक पार्टिकल मूव्स कम टू फाइंड द रेस्ट ऑफ, बस वही निकालना अपना ना, ओमेगा फाइनल। तो ये था अपने पास आज का चैप्टर दैट इज़ रोटेशनल को अपन यही समाप्त करते हैं। ये हमारा चैनल है MMS, इसको क्या करना है, आपको अच्छे से सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ना। जैसे मैंने यहाँ पे जितने भी कंसेप्ट बताए अच्छे से पढ़ के जाना है, उनके शॉर्ट नोट्स बना लेना, उनको कंसेप्ट रिवाइज करना और PYQ एक बार जरूर लगा के जाना। फिर ये टेस्ट देना, एनालिसिस जरूर करना, गलतियों का पता चलेगा, है ना। तो इतना कर लो आप, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए काफ़ी है। और मैं बता रहा हूँ अगर ये फॉलो कर दिया तो 99% फिजिक्स में यूँ ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, जुड़े रहना है हमारे चैनल से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड शेयर टू ऑल फ्रेंड, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।